नमस्ते बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गांधीवाद पर ही आधारित है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने गांधी जी के जो मूल विचार थे, मुख्य विचार थे, या उनके जो प्रेरणा स्रोत है, कहाँ से उन्होंने ये विचार ग्रहण किए, उनके बारे में पढ़ा। आज कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण उनके विचार है उनके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे। जैसे साध्य व साधनों संबंधी विचार। महात्मा गांधी साध्य व साधनों संबंधी उनके विचारों में उनका मानना था कि अगर हमारा साध्य पवित्र है, साध्य का तात्पर्य लक्ष्य, अगर हमारा लक्ष्य पवित्र है तो उस तक पहुंचने का हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दें हम लोग, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि किसी गरीब व्यक्ति की सहायता की जाए, हेल्प की जाए, तो उसके लिए उसके द्वारा अगर चोर कार्य को अपनाया जाता है, यानी वो किसी के यहाँ पर चोरी करता है, डाका डालता है, वहां से पैसे लेता है, फिर गरीब के घर पे अनाज डालता है, तो उसका साध्य पवित्र होते हुए भी उसने उस पवित्र साध्य की पूर्ति हेतु जो साधन अपनाया वो अपवित्र था, गलत था। इस कारण उसका जो साध्य था वो भी गलत हो गया। अगर इसी कार्य को वह दूसरे तरीके से करता, वह दूसरा तरीका ये हो सकता था कि वह मेहनत करता, मजदूरी करता, उससे जो पैसा संग्रहित होता उससे वो उस गरीब की सहायता करता, उसके अनाज की पूर्ति करता, उसे राशन दिलवाता, तो फिर साध्य भी पवित्र हो जाता और उस तक पहुंचने का जो साधन है वो भी पवित्र होता। इसलिए महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमेशा साध्य और साधनों की पवित्रता में विश्वास किया। इसी लक्ष्य को लेते हुए महात्मा गांधी है वो हमेशा, जब भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, तो अपना जो लक्ष्य था वो बहुत ही पवित्र रखा और उस तक पहुंचने का जो साधन था, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, भाईचारे की भावना है, हिंसा का बदला हिंसा से नहीं देकर अहिंसा से बदला देना है, ये सब साधन थे जो कि पवित्र साधन थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम लोग, हमारी लड़ाई है वो लंबी चल जाए, हो सकता है कि हमारा लक्ष्य थोड़ा सा दूर हो जाए, लेकिन वो लक्ष्य कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि लक्ष्य में प्राप्त होगा, थोड़ा सा हो सकता है देर हो, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचकर जो खुशी हमें प्राप्त होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए उन्होंने साध्य या साधनों की पवित्रता पर विश्वास किया। अगला उनका जो विचार था वो था सत्याग्रह, यानी वो साध्य और साधनों की पवित्रता के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाते थे। सत्य प्लस आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। अगर आप सही हैं, अगर आपकी सोच सही है, आपका इरादा सही है, आपका लक्ष्य सही है, तो आप उस पर अडिग रहेंगे अंत तक, और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से डिगा सके। इसलिए सत्य के प्रति आग्रह की नीति उन्होंने हमेशा अपनाई और इसके लिए उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि अहिंसा का रास्ता अपनाया। उनका मानना था कि सत्य के रास्ते पर चलते हुए भी हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, हो सकता है लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है, उनका लक्ष्य मजबूत होता है, उनके इरादे बुलंद होते हैं। सत्याग्रह के जो प्रकार है उनमें सबसे पहला जो उनका प्रकार है वो है असहयोग, यानी हमें सत्य के रास्ते पर चलते हुए सहयोग नहीं करना। किसका सहयोग नहीं करना? जिस सत्ता के प्रति हम लोग असहयोग कर रहे हैं, जो क्रूर सत्ता है, जैसे महात्मा गांधी ने जिस सत्ता का असहयोग किया वो थे अंग्रेज। अंग्रेजों का उस समय पूरे हिंदुस्तान में कब्जा था, पूरा वर्चस्व था उनका, बहुत बड़ी ताकत थी उनके पास, बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन भारतीयों का मनोबल बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने ये कहा कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में आए और इतनी बड़ी सल्तनत उन्होंने खड़ी की। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारतीयों का सहयोग। अगर भारतीय इसमें असहयोग करें, कैसा है सहयोग? अगर भारतीय सेना में सोल्जर भर्ती हैं तो वो सोल्जर असहयोग करेंगे, भारतीय जो अंग्रेजों की सेना है उस सेना में सहयोग नहीं करेंगे, उससे अपने आप को अलग कर लेंगे। कोर्ट है, कचहरी, उनपे अगर वकील हैं वो सहयोग नहीं करेंगे,
तो अदालतों की कार्रवाई नहीं चलेगी और मनमाना जो दृष्टिकोण होता है अंग्रेजों का वो नहीं होगा। जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें काम करने वाले जो बाबू हैं, जो अन्य क्लासेस के लोग हैं, वो सारे के सारे काम बंद कर देंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि विद्यार्थी भी अगर जो पाठशालाएं हैं, अंग्रेजों की जो पाठशाला है उनका विरोध करें, उनमें नहीं जाए, तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव होगा कि अंग्रेजों को धीरे धीरे कमजोर होते होते उन्हें भारत छोड़कर जाना है। इसके लिए उन्होंने असहयोग के भी कुछ प्रकार बताए, यानी असहयोग किन किन तरीकों से हम असहयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है हड़ताल। हड़ताल क्या है? अभी आप लोग देखते ही हैं, छोटी या बड़ी मांगों को लेकर हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ जातियों के द्वारा हड़ताल का रास्ता अपनाया जाता है, लेकिन वो हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई हड़ताल के समान नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी ने हड़ताल का जो तरीका बताया वो पूर्णतया शांतिपूर्ण साधनों पर आधारित। हड़ताल में उन्होंने ये बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर काम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर लाठियां भी बरसाई जाती है तो हम डिगेंगे नहीं, हम उन लाठियों का जवाब है वो हिंसा से नहीं देंगे, बल्कि अपने जो इरादे हैं उन्हें अटल रखेंगे। तो हड़ताल सबसे पहला तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग इतनी बड़ी हुकूमत का असहयोग करेंगे और हमारा विश्वास है कि हम बहुत ज्यादा प्रभावित उन्हें कर सकते हैं। दूसरा सामाजिक बहिष्कार। उनका मानना था कि समाज में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी चीजें हैं जिनका हमें बहिष्कार करना चाहिए, यानी हमारी सोच है, अगर उस सोच में कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव पैदा हो गया है, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके अंदर पाश्चात्यता घुस गई है, ग्रामीण जो स्वराज्य की अवधारणा है या बहुत सारी ऐसी परंपराएं, भारतीय परंपराएं, उनको अगर कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया गया, ऐसे कोई तरीके अपनाए गए तो उनका सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है। तीसरा धरना। धरना क्या है? अगर हम काम बंद करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठ जाएंगे कहीं भी और हम कहेंगे हम काम नहीं करेंगे, यानी हमारा उद्देश्य है उनके कार्य को प्रभावित करना ताकि उनके कार्य रुक जाएं और आखिर में अंततः है वो हाथ ऊपर कर दे और हाथ से चले जाएं। इसलिए असहयोग का तीसरा प्रकार है धरना। अब हम दोबारा लौट कर आते हैं सत्याग्रह के प्रकारों में, जहां हमने पहला ही प्रकार पढ़ा था असहयोग। दूसरा प्रकार है सत्याग्रह का, वो है हिजरत, जिसे प्रव्रजन भी कहते हैं। हिजरत क्या है? हिजरत का तात्पर्य है कि यदि हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे विचार हैं उनमें पवित्रता बनी रहे, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन करने से रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा लगने लग गया है कि उस जगह पर रहकर जहां पर हम रहकर ये कार्य कर रहे हैं वो कार्य करना संभव नहीं है, तो हमें अपने विचारों के साथ में उस जगह को छोड़ देना चाहिए और दूसरी जगह चले जाना चाहिए। यही हिजरत है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि हम अपने विचारों के स्रोत को दूसरी जगह ले जाएंगे और वहां से उसे प्रवाहित करेंगे ताकि हमारी जो विचारधारा है उसका परिणाम है, सकारात्मक प्रभाव है, वो दूसरे लोगों को मिले। तो जहां पर हमारे विचारों की कदर नहीं हो रही है, हमारे विचारों को दबाया जा रहा है, हमें उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपने विचारों को प्रवाहित करना है। तीसरा सविनय अवज्ञा। सविनय अर्थात विनय सहित अवज्ञा को मना करना। अगर हमें किसी काम को करने से मना करना है तो हमें हिंसा नहीं करनी, हमें क्रोध नहीं करना, हमें सिर्फ उसको मना करना है और प्यार से मना करना है कि भाई साहब हम यह कार्य नहीं करेंगे, चाहे इसके परिणाम स्वरूप हम पर लाठियां बरसाई जाए, हमें प्रताड़ित किया जाए, लेकिन हम हिंसा का जवाब होती हिंसा से नहीं देंगे। सविनय अवज्ञा एक ऐसा अस्त्र था, महात्मा गांधी का एक ऐसा हथियार था जिसके माध्यम से उन्होंने जड़ें उखाड़ दी थी, अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें उखड़ गई थी। सब लोगों ने कार्य करना बंद कर दिया, सब लोगों ने ये कहा कि हम काम नहीं करेंगे, ऑफिसों से अपने आप को अलग कर लिया, वॉकआउट कर दिया, कचहरियां थी वहां से वॉकआउट कर दिया, स्टूडेंट से वॉकआउट कर दिया। तो एक बार ये ऐसा लगने लगा कि अब हिंदुस्तान को की आजादी है वो निकल गई।
चौथा सत्याग्रह का जो प्रकार है वो है उपवास। आप और हम सभी जानते हैं, सामान्यतः भाषा में उपवास है उसे व्रत कहते हैं। व्रत का तात्पर्य भारतीय लोग ये मानते हैं कि हम लोग व्रत रखते हैं तो भोजन नहीं करते हैं, किसी न किसी इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भोजन का उस दिन त्याग करना चाहिए। महात्मा गांधी उपवास के माध्यम से मन की पवित्रता को बढ़ाना चाहते हैं। मानना था कि उपवास क्या प्रदान करता है, हमें दो चीजें प्रदान करता है। पहली, मन की पवित्रता, हमारे मन में जो मैल आ गया है उस मैल को हटाने के लिए हमें उपवास करना चाहिए और उपवास में हमें मंथन भी करना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या उसमें रुकावटें आती हैं और हम कहीं अपने आप को हीन महसूस नहीं करें, कमजोर महसूस नहीं करें। इसलिए उपवास करके हमें अंतर मन की ताकत भी बढ़ानी चाहिए। उपवास के का पहला उद्देश्य था अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत। दूसरा, उनका मानना था कि भारत में बहुत ज्यादा अनाज की कमी है और अगर प्रत्येक व्यक्ति एक दिन का उपवास रखता है तो इससे बहुत सारे अनाज को बचाया जा सकता है। और उस बचाए हुए अनाज को किस काम में लेंगे? हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उस समय भूखे सोते थे, अगर वो अनाज बच जाएगा तो उसमें से बहुत सारे लोगों के मुंह तक अनाज पहुंच सकता है और उन्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, पेट पर गांठ बांधकर नहीं सोना पड़ेगा। तो ये दूसरा उद्देश्य था उपवास का कि उदर पूर्ति, हिंदुस्तान में जो भूखे सोते हैं उन लोगों की उदर पूर्ति की जा सके। तो सत्याग्रह है, उसके जो प्रकार है उसमें पहला है असहयोग। असहयोग के भी तीन प्रकार थे, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरना। सत्याग्रह के असहयोग के अलावा तीन प्रकार और हैं, हिजरत, प्रवचन जिसको कहते हैं, सविनय अवज्ञा और उपवास। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है गांधी जी के आर्थिक विचार। देखिए, महात्मा गांधी मात्र एक राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता ही नहीं थे, बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उनकी बहुत बड़ी देन थी। उन्होंने कहा था, जब तक कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक उसकी आजादी का कोई मतलब नहीं है, मकसद नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूती भी साथ साथ चलनी चाहिए। जो लड़ाई है, राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई है, जो चलनी चाहिए, साथ में आर्थिक मजबूती भी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो पहली बात कही वो ये कही, यंत्रों पर निर्भरता दुखदायी है। यंत्रीकरण बढ़ता जा रहा है, हम यंत्रों के गुलाम होते जा रहे हैं, मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है वो है बेरोजगार कर दिया व्यक्ति के श्रम की कीमत ही नहीं रही। एक किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाने में जहां पर 50 आदमी काम करते थे, वहां पर अगर फैक्ट्री लगा दी गई, मशीनें लगा दी गई तो 50 आदमी बेरोजगार हो गए। एक व्यक्ति उस मशीन को चलाने वाला है, वो सारा का सारा 50 आदमियों का कार्य वो मशीनें कर रही, इससे बेरोजगारी बढ़ रही। तो बेरोजगारी, यंत्रीकरण ने किसको बढ़ाया? बेरोजगारी को बढ़ाया। मानव श्रम है उसकी कीमत कम हो गई। दूसरा है पूंजीवाद का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा प्रत्येक प्रकार का पूंजीवाद है वो मानव के शोषण का कारण बनता है। पहली चीज तो है कि पूंजीवाद बेरोजगारी को बढ़ाता है, दूसरा है वो शोषण का कारण बनता है, शोषण को बढ़ावा मिलता है। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमीर व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति है, वो अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए अपने जो मजदूर हैं उन मजदूरों का शोषण करेगा, उन्हें सही वेतन नहीं देगा, उन्हें काम ज्यादा करवाएगा उनसे और इस प्रकार से शोषण बढ़ेगा। इससे साम्राज्यवादी भावनाएं भी प्रबल होती है। साम्राज्यवाद क्या है? विस्तारवाद। साम्राज्यवाद का तात्पर्य क्या? विस्तारवाद। बड़ी बड़ी कंपनियां किसी दूसरे देश में जाती है, वहां पर अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाती है। इससे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी भारत आई, भारत से कई देशों में हो गई, भारत में आई तो भारत में आते समय उसका जो मात्र उद्देश्य था वो क्या था? सिर्फ व्यापार करना। और आगे जाकर वही कंपनी व्यापार करते करते एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने पूरे भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया, अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दी। ये क्या है? ये साम्राज्यवाद है। यानी आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलता है। अगर आर्थिक उद्देश्य नहीं होंगे तो शोषण भी नहीं बढ़ेगा और साम्राज्यवादी नीतियां नहीं बढ़ेगी। इसलिए महात्मा गांधी ने सदैव हमेशा
पूंजीवाद है उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि पूंजीवाद है वो शोषण को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु महात्मा गांधी ने क्या क्या तरीके बताए। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक जो विषमता है, जो विभाजन है, उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि सही पटरी है वो आ जाए, सामाजिक विषमताएं कम हो जाए, आर्थिक विषमताएं समाज में कम हो जाए। तो उन्हें सबसे पहला जो सुझाव दिया वो था एस्ते व अपरिग्रह। एस्ते का तात्पर्य क्या है? चोरी नहीं करना। कैसी चोरी? अगर किसी की वस्तु पड़ी हुई है और वो हमने उठा ली और उसका उपयोग कर लिया, हमने ये कहा कि हमें मिली थी वो चीज, हमने चोरी की नहीं, लेकिन बिना किसी को बताए हुए किसी की चीज का उपयोग करना वो चोरी के समान है। उसे अस्ते कहा है, महात्मा गांधी ने बुराई कहा है, बुरी चीज बताया। और दूसरा है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना। आज जो समाज में कालाबाजारी बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी जितनी जरूरतें होती हैं उन जरूरतों से ज्यादा का संचय कर लेते हैं। हमें किसी चीज की आवश्यकता बहुत कम है और बहुत ज्यादा मार्केट से हम उठाते हैं। जैसे ही मांग बढ़ती है, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि बाजार में अगर किसी भी चीज की मांग बढ़ेगी और पूर्ति कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी कीमत तुरंत बढ़ जाएगी। अगर हम मांग कम करेंगे तो उसकी पूर्ति है वो अधिक होगी, पूर्ति अधिक होगी किसी भी वस्तु की तो कीमतें घट जाएंगी। और कीमतें घटती है तो उपभोक्ता को फायदा होता है, समाज के सारे तबकों को फायदा होता है। इसलिए उन्होंने कहा अपरिग्रह, यानी हमें आवश्यकता जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तुएं खरीदनी चाहिए, उनका संचय करना चाहिए। आप सभी इस बात को जानते हैं कि महात्मा गांधी एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे, उसके बावजूद भी उन्होंने एक छोटी सी लंगोटी पहनना स्वीकार किया, तन का नीचे का हिस्सा ढकना स्वीकार किया। उनके पास कमी नहीं थी, उनके पिताजी है वो संपन्न थे, उनका घराना संपन्न था, लेकिन उनका मानना था कि मेरे तन को ढकने के लिए अगर छोटे से टुकड़े से काम चलाया जा सकता है, अगर धोती का छोटा सा टुकड़ा मेरे तन को ढक सकता है तो मैं बहुत बड़ा कपड़ा लपेटकर तन के ऊपर उसे वेस्टेज क्यों करूं। तो उन्होंने उतना ही हमेशा अपने जीवन पर्यंत उतना ही कपड़ा अपने जिस्म को ढकने के लिए उपयोग में लिया जितने से उनकी आवश्यकता की पूर्ति है। तो उनके अपरिग्रह संबंधी विचार थे, वो भी आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने वाले। दूसरा था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप क्या है? ट्रस्टीशिप यानी हम जो पूंजी कमाते हैं, जो धन हमारे पास है, उस धन को अगर हम समाज की धरोहर माने, हम अपने आप को उसका रखवाला माने, ट्रस्टी माने, वाला मतलब ट्रस्टी माने, तो हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उतना ही धन उसमें से निकालेंगे जितनी हमें आवश्यकता है। बाकी धन को क्या करेंगे हम लोग? समाज के कार्यों में, समाज के विकास कार्यों में लगाएंगे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देकर उनके हृदय को परिवर्तन किया। उन्होंने कि आप अगर इस संपत्ति पर कुंडली मारकर नहीं बैठे तो ये सोचें कि समाज से हमने कमाया है और जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हम लेंगे, यूज ले रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वो समाज कार्यों में लगाएंगे। तो इससे हमारा सामाजिक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। अगला स्वदेशी। स्वदेशी मात्र एक अवधारणा नहीं बल्कि ये बहुत बड़ा आंदोलन था। उन्होंने कहा कि ये स्वावलंबन का आंदोलन है। अगर हम विदेशी चीजों पर निर्भर हो जाएंगे तो पहली चीज तो ये होगी कि हमारा जो भारतीय मुद्रा है वो विदेशों में जाएगी, विदेशी वस्त्रों को खरीदते हैं या विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो हमें विदेशी पूंजी, हमारी पूंजी विदेशों में देनी पड़ेगी, हमारी पूंजी बाहर से, हम पर निर्भर होंगे। इसलिए उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना पड़ेगा, हमें अपने आप को इस प्रकार से तैयार करना पड़ेगा कि हम जितना हो सके अपने हाथों से वस्तुएं बनाए, अपने देश में बनी हुई वस्तुएं खरीदें। अगर हमारे देश में वस्तुएं बनेंगी और उन्हें हम लोग खरीदेंगे तो इसका जो प्रॉफिट होगा, जो बेनिफिट होगा वो ये होगा हमारे पास पैसा, हमारा पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, हमारे मन में आत्मनिर्भरता की भावना आएगी, हमारे मन में स्वावलंबन की भावना आएगी, हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिए उन्होंने स्वदेशी के विचार को सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ा साधन दिया। अगला था खादी का अर्थशास्त्र। आप सभी जानते हैं कि
कि महात्मा गांधी ने खादी को बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र माना। उनका मानना था इसे चरखे का अर्थशास्त्र भी उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा चरखे का अर्थशास्त्र यानी चरखा मात्र एक यंत्र नहीं है जिसके माध्यम से हम सूत काटते हैं या वस्त्र का निर्माण करते हैं, बल्कि एक अस्त्र, बहुत बड़ा शस्त्र है जिसके माध्यम से हम हमारे बाजार की पूर्ति कर सकते हैं। पहली चीज जो होगी वो होगा कि हम चरखे के माध्यम से अपने योग्य जितना कपड़ा हमें चाहिए उसका निर्माण करेंगे, और अगर अधिक का निर्माण करते हैं तो हम बाजार में बेचेंगे, उससे हमारे पास पैसा आएगा, उस पैसे से आर्थिक संबल प्राप्त होगा। और भी अगर हमारे ज्यादा हम निर्माण करते हैं उसका, तो विदेशों में हम उसका निर्यात करेंगे, विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी। ये क्या था? एक ऐसा शस्त्र था जिसके माध्यम से हम स्वावलंबी हो सकते थे, हम आत्मनिर्भर हो सकते थे, हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते थे। तो खादी का अर्थशास्त्र या चरखे का अर्थशास्त्र महात्मा गांधी का बहुत बड़ा विचार। तो आज हम लोगों ने जिन विचारों का अध्ययन किया उन विचारों में सबसे पहले हम लोगों ने साध्य व साधनों की पवित्रता संबंधी महात्मा गांधी के जो विचार थे दृष्टिपात किया, जिसमें ये कहा गया कि अगर हमारा साध्य पवित्र है तो उस तक पहुंचने हेतु हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। साध्य अगर साधन पवित्र हो गया तो वो साध्य की पवित्रता को भी समाप्त कर देगा। दूसरा विचार हमने पढ़ा सत्याग्रह, अर्थात सत्य के प्रति आग्रह। अगर हम सही हैं तो उस सही रास्ते पर चलते हुए बहुत सारी मुश्किलें आने के बावजूद भी हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे डिगना नहीं चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। उसकी पहली शर्त है कि मृत्यु पर्यंत उस पर चलना पड़ेगा हमें। सत्याग्रह के प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार था ऐसे, दूसरा हिजरत, तीसरा सविनय अवज्ञा, चौथा उपवास। पहला जो ऐसे योग था उसी के तीन विचारों की बात करें हम लोग तो अर्थात पहला प्रकार था, दूसरा सामाजिक बहिष्कार और तीसरा धर्म। अब हम आते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है गांधी जी के आर्थिक विचारों में, जिसमें उन्होंने कहा यंत्रों पर निर्भरता दुखदाई है, यंत्रीकरण, अत्यधिक यंत्रीकरण। उन्होंने यंत्रों का बिल्कुल विरोध नहीं किया, ऐसे यंत्र जो हमारे कार्य को सुगम बनाते हैं या ऐसे यंत्र जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है उन यंत्रों का प्रयोग करो, लेकिन अत्यधिक यंत्रीकरण नहीं होना चाहिए जो बेरोजगार कर देता है, व्यक्ति के श्रम को खत्म कर देता है। पूंजीवाद का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा पूंजीवाद है बेरोजगारी को बढ़ाता है, शोषण को बढ़ाता है, व्यक्ति है उसमें साम्राज्यवाद की भावनाएं पैदा करता है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है उन्हें बढ़ाता है, जो किसी भी समाज के लिए सही नहीं। अब अगला जो विचार उनका सामाजिक आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने हेतु गांधी जी ने जो सुझाव दिए, सबसे पहला सुझाव था उनका ऐसे पे, दूसरा था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, तीसरा था स्वदेशी और चौथा था खादी का अर्थशास्त्र। हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन किया। आगे भी कुछ इस लेसन में कुछ विचार और है जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। मैं महसूस करता हूं इस चीज को कि बहुत प्रयास किया मैंने उसी प्रकार से समझाने का। बोर्ड पे जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को डिस्क्राइब किया, उनका विस्तार किया, आप लोगों के सभी समझ में आ गया होगा। और ये हम लोग शॉर्टली शब्द में विस्तार से अध्ययन नहीं कर रहे, विस्तार से अध्ययन जब हमारी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी तो इन लेसन्स को हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उस समय इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे।